नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम कंप्यूटर साइंस के कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़े अमूर्त या थ्योरेटिकल लगें, लेकिन सच मानिए ये हमारी डिजिटल दुनिया की असली रीढ़ हैं। हम बात कर रहे हैं क्यूज और डेक्स की। आज का हमारा सीधा सा लक्ष्य है इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को समझना और इन्हें पूरी तरह से काम करने वाले पाइथन कोड में बदलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नजर आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत, फिर असल जिंदगी में इसके उपयोग, उसके बाद सीधे पाइथन कोड, फिर एक और दिलचस्प स्ट्रक्चर डबल एंडेड क्यू, और अंत में एक शानदार पैलिंड्रोम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले डेटा स्ट्रक्चर्स को सिर्फ कोडिंग या गणित के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े कैनवस पर देखने की जरूरत है। टिम बर्नर्स-ली का ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। डेटा स्ट्रक्चर्स असल में वो तरीका है जिससे हम मशीनों को जानकारी व्यवस्थित करना सिखाते हैं। एक तरह से हम कंप्यूटर को एक आदर्श और सुव्यवस्थित तरीके से काम करना सिखा रहे होते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फाइफो सिद्धांत। एकदम सीधी सीधी बात है, एक क्यू या कतार बिल्कुल फाइफो रूल को फॉलो करती है। इसे स्कूल की सुबह वाली असेंबली की लाइन या किसी टोल प्लाजा पर लगी गाड़ियों की कतार की तरह सोचा जा सकता है। जो सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले सर्विस मिलती है। डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में कहें तो नया डेटा हमेशा कतार के पीछे यानी रियर में जुड़ता है और हमेशा आगे यानी फ्रंट से बाहर निकलता है। बहुत ही लॉजिकल और सिंपल। अब इसे स्टैक्स से कंपेयर करें तो बात और साफ हो जाती है। स्टैक्स लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लाइफों पर काम करते हैं, जैसे किताबों का ढेर जहां सबसे ऊपर वाली किताब पहले हटती है। लेकिन हमारी क्यू इसके एकदम उलट है, यहां सबसे पुराना डेटा ही सबसे पहले बाहर आएगा। बिल्कुल साफ सुथरा अंतर है। अब सवाल आता है कि असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। आइए देखते हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही लॉजिक अलग अलग जगह कमाल करता है। जो नियम ट्रेन टिकट की वेट लिस्ट को मैनेज करता है ताकि पहला वेटिंग वाला पहले कंफर्म हो, वो ही सेम लॉजिक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बैकग्राउंड में चला रहा होता है। प्रोसेसर को एक साथ कई काम करने होते हैं और वो उन्हें एक एक करके इसी क्यू के जरिए हैंडल करता है। चाहे वेब सर्वर पर आने वाली हजारों रिक्वेस्ट्स हों या शेयर्ड प्रिंटर के कमांड्स, सबके पीछे यही फाइफो काम कर रहा है। चलिए अब इस थियरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पाइथन में इसे कैसे लिखा जाता है। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो कहानी कुछ इस तरह है। जब एनक्यू किया जाता है यानी डेटा डालते हैं तो वो पीछे से जुड़ता है। मान लीजिए पहले Z आया फिर X आया। अब जब DQ ऑपरेशन चलेगा तो सबसे पहले Z ही बाहर निकलेगा क्योंकि वो सबसे आगे था। इसके बाद अगर नया लेटर V डाल भी दिया जाए तो भी अगली बार DQ करने पर बारी X की ही आएगी। टाइम के साथ डेटा कैसे फ्लो करता है ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और पाइथन में इसे करना तो और भी आसान है। बस एक नॉर्मल लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा डालने यानी एनक्यू के लिए अपेंड फंक्शन का यूज होता है जो सीधा लिस्ट के आखिर में डेटा जोड़ता है, और निकालने यानी डीक्यू के लिए पॉप ऑफ जीरो लिखा जाता है जो लिस्ट के बिल्कुल शुरू वाले यानी जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को हटा देता है। बस इतना ही सिंपल। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। वैसे तो पाइथन की लिस्ट डायनामिक होती हैं, मतलब जगह फुल होने पर वो खुद बड़ी हो जाती हैं, इसलिए ओवरफ्लो की टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर क्यू बिल्कुल खाली है और उसमें से डेटा निकालने की कोशिश की जाए तो प्रोग्राम तुरंत क्रैश हो जाएगा। इसे अंडरफ्लो एक्सेप्शन कहते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि डीक्यू करने से पहले हमेशा इस एम्प्टी चेक लगा लिया जाए। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं। आइए बात करते हैं डबल एंडेड क्यू यानी डेक के बारे में। डेक को एक तरह का हाइब्रिड स्ट्रक्चर माना जा सकता है। ये उस सख्त फीफो रूल को पूरी तरह तोड़ देता है। इसमें मजे की बात यह है कि डेटा को दोनों सिरों से, आगे से भी और पीछे से भी डाला और निकाला जा सकता है। यानी जरूरत पड़ने पर ये एक स्टैक की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक क्यू की तरह भी। ये एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल बना देती है। प्रैक्टिकली देखें तो डेक उन मुश्किल सिचुएशंस को बड़ी आसानी से संभाल लेता है जहां नॉर्मल क्यू फेल हो जाती है। मान लीजिए किसी के पास टिकट काउंटर पर कोई सवाल है तो वो वापस लाइन में सबसे आगे जा सकता है। या फिर वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री, जब लिमिट फुल हो जाती है तो डेक चुपचाप लिस्ट के आखिर से सबसे पुराने लिंक को डिलीट कर देता है।
और टेक्स्ट एडिटर का वो जादुई अंडू और रीडू फीचर भी इसी डबल एंडेड स्ट्रक्चर के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। चलिए इस फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल देखते हैं, पैलिंड्रोम चेकिंग। पैलिंड्रोम वो शब्द होते हैं जो उल्टे सीधे एक समान पढ़े जाते हैं। अगर मदाम शब्द को डेक में डाला जाए तो एक ही टाइम पर आगे और पीछे दोनों तरफ से एक एक अक्षर निकाला जा सकता है। फिर उन दोनों को मैच किया जाता है। अगर दोनों सिरे मैच कर गए और ऐसा तब तक होता रहा जब तक डेक खाली ना हो जाए तो साबित हो जाता है कि शब्द पैलिंड्रोम है। दोनों सिरों से एक साथ डेटा को हैंडल करने का ये विजुअलाइजेशन सच में कमाल का है। डेक के लिए पाइथन सिंटैक्स को याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे से हटाने के लिए नॉर्मल पॉपअप और आगे से हटाने के लिए पॉप ऑफ 0। उसी तरह पीछे जोड़ने के लिए अपेंड और बिल्कुल शुरुआत में जोड़ने के लिए इंसर्ट 0। सिर्फ इन 4 छोटे कमांड्स की मदद से पूरे डेटा स्ट्रक्चर का नियंत्रण हाथ में आ जाता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस डिवाइस पर यह सब अभी चल रहा है उसके बैकग्राउंड में ऐसे कितने छिपे हुए क्यूज और डेक स्ट्रक्चर्स लगातार काम कर रहे होंगे। मैसेज भेजने से लेकर बैकग्राउंड अपडेट्स तक ये अदृश्य आर्किटेक्चर ही है जो हमारी डिजिटल लाइफ को इतना स्मूथ बनाता है। ये सिर्फ कोड नहीं है, ये असल में टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है।